हेलो दोस्त, इस वीडियो में दो पार्ट में बात करेंगे। एक तो जो नोटिस आया है जिसमें बोला गया है कि मार्च अप्रैल में ज्वाइनिंग देंगे, और दूसरी इसी में रिजल्ट डिले की बात किया गया है। दिसंबर 2022 में ग्रुप डी का रिजल्ट की बात हो रहा है, जबकि 11 अक्टूबर 2022 को एग्ज़ाम ख़त्म हो जा रहा है ग्रुप डी का, सभी 16 जूनों का। तो थोड़ा सा ये सही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का क्वेरी आने लगा है कि आरआरबी एनटीपीसी का ज्वाइनिंग पहले हो जाता तो ग्रुप डी में 30,000 प्लस सीट, यानी टोटल ग्रुप डी एनटीपीसी की जो वैकेंसी है 35,281 है, उसमें से बोल रहे हैं कि 30,000 लोग एनटीपीसी वाले ले जाएंगे। वो ज़्यादा दिखने लगेगा, सही है या गलत है? तो गलतफहमियां मार्केट में बहुत होती है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरी है कि लॉजिक क्या है। देखिए, ग्रुप डी की भी लोग फॉर्म भरे हैं और एनटीपीसी को भरे हैं। आरआरबी दोनों को क्या मांग रहा है? स्वतंत्र रूप से फॉर्म भरा हुआ मानता है, ना मानता है कि ये कैंडिडेट ये है ना ये है। यानी सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन तो है, लेकिन 1/2019 एक आरआरबी है और एक आरआरसी है। यानी दोनों में कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि जो 19 में क्वालिफाई कर जाए और उसको 2019 में आरआरसी में नहीं दे, यानी एनटीपीसी से ग्रुप डी में नहीं दे। ऐसा कुछ रूल नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखें, प्रैक्टिकल की बात करेंगे, उससे पहले नोटिस की बात करेंगे। प्रैक्टिकल में क्या होगा उसको समझेंगे, थोड़ी सी, ज़्यादा बड़ा नहीं वीडियो करेंगे, जिसमें फिलिंग ऑफ वैकेंसी इन टोटल यहाँ पे 1,52,713 की वैकेंसी की बात हो रही है। और अगर आप इस वैकेंसी को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि सारी कहानी कुछ और है। एनटीपीसी, मिनिस्ट्रियल और तीनों मिला के इतना नहीं है। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, जो सही हो सकता है, एलपी टेक्नीशियन में जो वेटिंग कैंडिडेट को जॉब दिए हैं वो भी 10-12 हज़ार प्लस में ही है, यानी 10,000 का, और कुछ जेई का भी दिए हैं। तो टोटल 10-12 हज़ार पोस्ट वो है, वो मिला के बिल्कुल दिख रही है कि अगर सबको ज्वाइनिंग दे दे तो 1,52,000 बिल्कुल हो जाएगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन इसमें इशू ये है, लोगों को फंस रहा है मामला। एक तो हो रहा है कि ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम का रिजल्ट देने की बात हो रही है, सीबीटी 1 के बाद लेवल 1 का वाला, जो दिसंबर 22 का है, जो न्याय उचित नहीं है। और न्याय उचित के साथ साथ तर्क संगत भी नहीं है। तर्क संगत कहें तो तर्क संगत ये बोलता है कि अगर 11 अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है तो कम से कम 10 या 12 या 15 दिन तक आपकी आंसर की आ जानी चाहिए, टोटल 16 जून की आंसर की आ जानी चाहिए। यानी अगर इसको 11 से 15 को जोड़ भी दे तो 26 अक्टूबर होता है। इसके 10 दिन बाद, यानी 10 से 15 दिन मान ले सकते हैं, नवंबर में रिजल्ट, यानी 10 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक रिजल्ट आ जानी चाहिए। ये मैक्सिमम टाइम है, इससे पहले भी दे सकता है, क्योंकि आरआरसी के पास बाकी जोनों का एग्ज़ाम बहुत पहले हो चुका है। उसका आंसर की सब कुछ बना हुआ होगा, सब कुछ तैयार होगा, केवल जो लास्ट वाले हैं उन्हीं को करना है। तो हो सकता है कि अक्टूबर में भी अगर जल्दी करना चाहें तो रेलवे रिजल्ट दे सकता है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अगर नहीं देना चाहे तो जैसे 2018 के बाद से अभी तक चल रहा है, तो प्रोसेस पहले कोरोना या कोविड या उसके बाद फिर एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, और पहले भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का टेंडर हुआ, डिस्चार्ज हुआ, फिर हुआ। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस में बहुत टाइम लग रहा है, जिससे इसे तर्क संगत नहीं बोल सकते कि इतनी देर, एक तो देर उसमें भी देर। यानी 18 से 22 आ चुका है, और 23 की कब की बात हो रही है ज्वाइनिंग की? तो मार्च अप्रैल 2023 में सभी की, किसकी भी, ग्रुप डी की भी, एनटीपीसी की भी, और जो बाकी पोस्ट मिनिस्ट्रियल वाले, आइसोलेशन वाले बच्चे हुए भी, और एडिशनल जो कैंडिडेट हैं एलपी टेक्नीशियन और जेई वाले, उनको भी, सबको मार्च अप्रैल 23 तक देने की बात की जा रही है। तो एनटीपीसी के मामले में तो थोड़ा सा सही पॉजिटिव लग रहा है। लेवल वाइज रिजल्ट हो रहा था, तो लेवल वाइज रिजल्ट अगर चलता तो मार्च क्या, जून जुलाई अगस्त सितंबर चल जाता, धीरे धीरे जुलाई तक, मतलब जून जुलाई तक तो पहुंच ही जाता। तो हो सकता है उनके लिए बेनिफिट है अगर एक साथ रिजल्ट बाकी लेवल 5, 3, 4 का आ जाए। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है, लोगों का मन में यही उठ रहा है कि एनटीपीसी का रिजल्ट पहले आ जाता, यानी फर्स्ट एनटीपीसी होता, उसके बाद आपकी ग्रुप डी की रिजल्ट निकलती, तो अंतर पड़ जाता। तो देखिए, एनटीपीसी में रजिस्ट्रेशन नंबर है ये, और रोल नंबर है, जिस पे रिजल्ट बनाए आरआरबी जनरली रोल नंबर पे बनाता है, और दूसरे नंबर पे भी ग्रुप डी में रोल नंबर है। आरआरबी को इससे कोई लेना नहीं है कि एनटीपीसी में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उसको ग्रुप डी में रोक देगा, रोक ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में।
तो सबसे पहले ऑफिशियल की तरफ से रिजल्ट में कोई रुकेगा नहीं, अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल कहाँ अंतर पड़ेगा उसकी बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल ये अंतर पड़ेगा कि रिजल्ट में देना है 3 गुना CBT के बाद किसके लिए, तो आपकी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट यहाँ जिनका कैंडिडेट का NTPC में घोषित हो जाएगा, सेलेक्टेड हो जाएंगे या नॉमिनेटेड हो जाएंगे, उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग से पहले तो कोई ज़्यादा लोग रिस्क लेंगे नहीं। अगर उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन में पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, कोई रिमार्क नहीं रहेगा, पैनल में नाम आ जाएगा, वो कैंडिडेट ग्रुप डी की PET में नहीं जाएंगे, इतना तो क्लियर है। लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। PET में 3 गुना कैंडिडेट हैं और 3 ही गुना के कैंडिडेटों पर पहले PET कंप्लीट होगी, यानी टोटल के टोटल अगर कहें 3 गुना कैंडिडेट यानी 1 लाख पोस्ट है, 1,03,000, तो 3,09,000 कैंडिडेट किस में भाग लेंगे, PET में भाग लेंगे, नाम के अनुसार से, रोल नंबर के अनुसार से। इसमें से 35,000 अगर कोई भाग भी नहीं लेगा तो या 35,000 के 35,000 पहली बार तो कोई सिलेक्ट नहीं होगा, जितना भी सिलेक्ट होगा 20,000 22,000 जो भी होंगे, और उसके बाद भी आपका अप्रेंटिस वाला का सीटों के कम आएगा। यानी एक चीज़ और मैं बता दूं कि 20,000 के आसपास CCA का पोस्ट है, और CCA के अगेंस्ट पोस्ट जो रहेगा उसके अगेंस्ट कोई आपकी PT इस बार नहीं होनी है, और उसी तरह से PWD के जो पोस्ट हैं उनके अनुसार PT नहीं होगा। तो ये 20,000 के गुना 60,000 कैंडिडेट ऑलरेडी कम होंगे, 3 गुना कम कैंडिडेट होंगे। सुबह मैंने इस पर नज़र नहीं मारा था। 60,000 कैंडिडेट कम हो जाएंगे, यानी 2,50,000 यानी 2.5 लाख के आसपास कैंडिडेट PET में भाग लेंगे। लेकिन इसमें 2.5 लाख में से जो कैंडिडेट अगर NTPC वाले 30 वाला लग हटा भी देंगे तो 2,20,000 रहेंगे और इसी पे PET होगा। हाँ, अगर इस 2,20,000 से कैंडिडेट फुल नहीं हुए तब ये बेनिफिट मिलेगा कि NTPC वाले में लोग चले गए, इधर उधर चले गए, उसके कारण से जो सीट भरी है उसके लिए दोबारा सेकंड PET कॉल हो। तो सेकंड PET की बारी देखिए 2018 वाले में भी अभी तक नहीं आया है, क्योंकि 3 गुना कैंडिडेट रहते हैं। करीब करीब 3 कैंडिडेट अगर भाग लेते हैं PET में तो 3:1 के रेशियो में कैंडिडेट, यानी 3 में से 1 कैंडिडेट क्या होते हैं, फेल होते हैं और 2 कैंडिडेट पास हो जाते हैं। और पिछली बार 2018 के एक्सपीरियंस लोगों के पास अच्छा है, जल्दबाजी में गलती कर दी है फेल होने में, नहीं तो लोगों ने मेहनत अच्छा किया था। मैंने तो देखा 2 मिनट 46 सेकंड 2 मिनट 54 सेकंड में 1,000 की मतलब 1 किलोमीटर 1,000 मीटर कह सकते हैं दौड़ उन्होंने निकाला था कैंडिडेटों ने। तो मतलब जो तेज़ वाले कैंडिडेट थे फास्ट हो गए, लेकिन यहाँ पे तो टाइम रहता है अच्छा खासा। तो ये 4+ है, वो 4+ 30-50 कह सकते हैं, वहाँ पे आप ये इतने टाइम में निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस और हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अब सवाल उठता है कि NTPC से इसका कोई अंतर पड़ रहा है। तो मैं सिंगल एक लाइन में बोलूँगा, अगर मुझे कोई कहे कि आप कहो कि NTPC का रिजल्ट पहले आ जाएगा तो ग्रुप डी पे असर होगा, नहीं होगा। हाँ, असर कब होता, जब NTPC की रिजल्ट पहले आ जाती और CBT जो ग्रुप डी का है, वो मैं पहले भी बोला था, वो बाद में होता। लेकिन अब क्या हो गया, CBT में तो सब NTPC वाले भी भाग ले लिए और ग्रुप डी भी वाले ले लिए। अब RRB ऐसा चॉइस भरवाएगा क्या कि आप ग्रुप डी में नहीं जाना चाहते, आपका रिजल्ट नहीं निकालूं? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए ये कहना गलत है कि 30,000 या जितनी भी 10,000 या 5,000 लोग NTPC और ग्रुप डी में रहेंगे, उनका नाम PET के लिए दोनों में रहेगा। लेकिन अगर जो PET नहीं देना चाहता है उसको स्किप कर देगा, वो असर पड़ेगा। जो कैंडिडेट PET के आगे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा वहाँ पे, अगर ये PET स्किप कर देंगे तो। लेकिन डायरेक्ट कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला कि वो कैंडिडेट हट जाएंगे तो PET का कट ऑफ में कोई अंतर पड़ेगा। PET का कट ऑफ वही रहेगा। हाँ, फाइनल रिजल्ट में जितने कैंडिडेट स्किप करेंगे, जितने रिजल्ट फेल करेंगे, उसका असर फाइनल रिजल्ट के कट ऑफ में ज़रूर पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद। यह कम होगा।